नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की ओर से मैं रश्मि विश्वास आज के इस विशेष विश्लेषण में सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी भाषा की एक बहुत ही सामान्य लेकिन बेहद ज़रूरी बात पर चर्चा करने वाले हैं। हम अक्सर मैं और मे लिखते समय उलझ जाते हैं, है ना? तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में उस छोटी सी बिंदी का, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, आखिर इतना बड़ा महत्व क्यों है। आज के इस सत्र में हम सबसे पहले परिचय और मुख्य अंतर को समझेंगे, फिर मैं और मे का सही प्रयोग देखेंगे। इसके बाद सर्वनाम के साथ मे लगाने के नियम जानेंगे और आखिर में 5 अभ्यास वाक्यों और एक मज़ेदार प्रश्नोत्तरी से इस विषय को पक्का करेंगे। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, परिचय और इन दोनों शब्दों के बीच का मुख्य अंतर। स्क्रीन पर इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए। मैं का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम खुद के यानी स्वयं के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ में एक संबंध सूचक है जो बताता है कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर या भीतर है। अर्थ तो बिल्कुल अलग है, लेकिन इनमें एक बात बिल्कुल एक जैसी है। जरा सोचिए, क्या? बिल्कुल सही, वो है इनके ऊपर लगी हुई वो छोटी सी बिंदी जिसे अनुस्वार कहते हैं। सच मानिए, इस बिंदी के बिना ये दोनों ही शब्द एकदम अधूरे हैं। आइए अब भाग 2 की ओर बढ़ते हैं और मैं के सही प्रयोग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जब भी हमें अपनी बात करनी हो, खुद को दर्शाना हो, तो हम इस मैं का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ए की मात्रा लगती है। और सबसे खास बात, जब हम मैं बोलते हैं तो ध्वनि नाक से भी निकलती है। इसी नाक से निकलने वाली ध्वनि को दर्शाने के लिए लिखते समय इसके ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी लगाना अनिवार्य है। इसे कभी मत भूलिएगा। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर जल्दबाजी में बिना बिंदी का मैं लिख देते हैं, लेकिन सच कहूं तो व्याकरण की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी भूल है। हिंदी भाषा में बिना बिंदी के अकेले मैं शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये पूरी तरह से अर्थहीन और निरर्थक है। तो बिंदी लगाना बहुत जरूरी है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जैसे मैं लड़का हूं, मैं रोज विद्यालय जाता हूं या मैं बिहार से हूं। इन सभी वाक्यों में वक्ता यानी बोलने वाला अपने बारे में बता रहा है। इसीलिए यहाँ ए की मात्रा और बिंदी के साथ मैं का एकदम सटीक और सही प्रयोग किया गया है ना? कितना आसान। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, जहां हम में का सही प्रयोग करना सीखेंगे। पिछले शब्द से उलट इस शब्द में ए की मात्रा लगती है, ए की नहीं। और हाँ, अनुस्वार यानी बिंदी तो यहां भी जरूर आती है। इस में का काम क्या है? इसका काम है ये बताना कि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के भीतर या के अंदर है। आसान शब्दों में कहें तो ये संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के बाकी शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का काम करता है। यहाँ भी वही नियम लागू होता है। अगर हम बिना बिंदी के केवल में लिख दें तो अकेले इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हाँ, जब हम मेरा या मेरी जैसे शब्द लिखते हैं तब जरूर इस बिना बिंदी वाले में का इस्तेमाल होता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से अकेले इसका कोई वजूद नहीं है। आइए इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बाल्टी में पानी भर दो। यहाँ पानी कहा जा रहा है बाल्टी के अंदर। पैसे पर्स में है, पैसे पर्स के भीतर हैं। या फिर मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ दिल्ली शहर के भीतर रहने की बात हो रही है। इन सभी वाक्यों में शब्दों के बीच एक संबंध बना रहा है। तो चलिए अब भाग 4 में प्रवेश करते हैं। यहाँ हम सर्वनाम के साथ में लगाने के कुछ खास नियमों को जानेंगे। यहाँ चीजें थोड़ी सी दिलचस्प हो जाती हैं। सर्वनाम के साथ संबंध सूचक या कारक चिन्हों को लिखने के 2 मुख्य नियम हैं। पहला चरण कहता है कि अगर सर्वनाम के साथ सिर्फ एक ही कारक चिन्ह हो तो उसे हमेशा सर्वनाम से अलग लिखना चाहिए। और दूसरा चरण बताता है कि अगर 2 कारक चिन्ह एक साथ आ जाएं तो पहले वाले को सर्वनाम के साथ जोड़कर और दूसरे वाले को अलग लिखना चाहिए। थोड़ा पेचीदा लगा? चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। जब हम कहते हैं इस में, तो यहाँ सिर्फ एक ही कारक चिन्ह है और वो है में। इसलिए हमारे मानक हिंदी नियमों के अनुसार इस और में के बीच थोड़ा स्थान छोड़ना चाहिए, यानी इन्हें अलग अलग लिखना चाहिए। हम अक्सर जल्दबाजी में इन्हें मिलाकर इसमें लिख देते हैं, जो कि पारंपरिक और मानक वर्तनी के हिसाब से सही नहीं माना जाता।
अब दूसरे नियम रो देखिए। अगर सर्वनाम के साथ दो कारक चिन्ह आ जाएं, जैसे कि में और से, तब क्या होगा? तब पहला चिन्ह यानी में सर्वनाम के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा चिन्ह से अलग लिखा जाएगा। इसलिए उनमें से एक साथ मिलाकर लिखना बिल्कुल सही है, जबकि उन्हें अलग अलग करके उनमें से लिखना अशुद्ध होगा। है ना एक काम की बात? तो आइए भाग 5 में अब तक सीखी गई इन बातों का थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। स्क्रीन पर दिए गए इन 5 वाक्यों के रिक्त स्थानों को ध्यान से देखिए। हमें ये तय करना है कि कहाँ खुद के लिए इस्तेमाल होने वाला मैं आएगा और कहाँ स्थान दर्शाने वाला मैं। जैसे पहले वाक्य में कोई पानी भरने का काम कर रहा है तो शुरुआत होगी मैं से, और पानी कहाँ भरा जा रहा है? बाल्टी के अंदर, तो दूसरे स्थान पर आएगा मैं। पूरा वाक्य बनेगा मैं बाल्टी में पानी भरता हूँ। इसी तरह से बाकी वाक्यों को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। थोड़ा सोचिए, जवाब आपके पास ही है। और अब हमारी आज के इस विशेष विश्लेषण के आखिरी पड़ाव यानी भाग 6 अंतिम प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। इन 3 वाक्यों को पढ़िए और इनमें छिपी हुई अशुद्धियों को पहचानने की कोशिश कीजिए। पहले वाक्य में स्वयं के लिए मैं लिखा है, जिस पर बिंदी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरे वाक्य में मैं का प्रयोग एकदम शुद्ध है और तीसरे वाक्य में कमरे में लिखा है, जबकि वहां स्थान बताने वाले अनुस्वार युक्त में का प्रयोग होना चाहिए था। ये सच में कितनी हैरानी की बात है ना, कि एक इतनी छोटी सी बिंदी पूरे के पूरे वाक्य का अर्थ और उसका वजूद ही बदल सकती है। क्या ये हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि हमारी भाषा की असली सुंदरता उसके सबसे छोटे और अक्सर अनदेखे किए जाने वाले चिन्हों में ही छिपी है? मुझे उम्मीद है कि अगली बार हिंदी लिखते समय ये छोटी सी बिंदी जरूर याद रहेगी।